Hello everyone, welcome back to the YouTube handle of Udaan. I'm Dr. Dipankar, founder and educator at Udaan, and this is episode 2 in which we will talk about the basics of epidemiology. So let's start. First of all, let's talk about the history of evolution of concepts of epidemiology. देखिए, from long time काफी सारे जो कंसेप्ट्स एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग द डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड कॉज एंड इटियोलॉजी ऑफ डिजीज वो काफी टाइम से चेंज हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स देखे हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा है, हमने काफी सारी प्रिवेंटिव ट्रायल्स भी करी है, जैसे स्कर्वी के हो गए, स्मॉल पॉक्स के हो गए, एंड हमने कॉजेटिव एजेंट को पता करने के लिए भी काफी सारी कोहॉर्ट स्टडीज करी है। सबसे फेमस है जिसमें से फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी दैट वाज डन फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर्स। ओके, अब हम ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी करते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यूज भी करते हैं, मेटा एनालिसिस भी करते हैं आज की डेट में। सो उन सारे कंसेप्ट में कैसे चेंजेस आए और क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ की हिस्टोरिकल फिगर्स उनको कंट्रीब्यूशन में पता होना चाहिए एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। जैसे हिपोक्रेट्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस। जिन्होंने ये समझाया था इस बुक में कि जो डिजीज है वो कोई सुपर नेचुरल फिनोमिनन नहीं है, बल्कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय द एनवायरमेंटल एंड होस्ट फैक्टर्स। जॉन ग्रांट इन 1662 उन्होंने एनालिसिस किया था मोर्टेलिटी डेटा का एंड उसको पब्लिश किया था। विलियम फार, उन्होंने ये बताया था कि क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, और इन कुछ प्रैक्टिसेस को हम आज की डेट में भी यूज में लेते हैं। देन एडवर्ड जेनर इज वेरी फेमस इन आवर फ्रेटर्निटी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एक वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ओके, एंड उन्होंने ही टर्म दिया था वैक्सीनेशन। इनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बुलाते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक 8 ईयर ओल्ड बॉय था जेम्स फिफ्थ, उसमें इनोकुलेट किया था काउपॉक्स का वायरस, जो कि इन्होंने आइसोलेट किया था सैरानेल से। ठीक है, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जब उन्होंने काउपॉक्स का वायरस इनोकुलेट किया जेम्स फिफ्थ से, तो ही डिडंट सफर विद स्मॉल पॉक्स। दैट इज हाउ द फर्स्ट वैक्सीन वाज बोर्न और इन्वेंटेड। ओके, इफ यू टॉक अबाउट जेम्स लिंड, इन्होंने स्कर्वी ट्रायल की थी। इन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप बनाए थे सेलर्स के। एक ग्रुप जो था उनको सिट्रस फ्रूट दिए थे खाने के लिए, और एक ग्रुप को नहीं दिया था। तो उन्होंने ये देखा कि कंपेरेटिवली और रिलेटिवली जिस ग्रुप ने कंज्यूम नहीं करे थे सिट्रस फ्रूट, वो स्कर्वी से नहीं सफर करे। उस टाइम पे विटामिन सी क्या होता है ये नहीं पता था, बट ये पता चल गया था कि जो सिट्रस फ्रूट से नहीं खाते हैं जो लोग, उनमें स्कर्वी होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देन इग्नास फिलिप सेमिलुइस, इनको हम सेवियर्स ऑफ मदर्स भी बुलाते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक हॉस्पिटल था वियना में, वियना जनरल हॉस्पिटल। ओके, वियना इज अ प्लेस इन यूरोप। ओके, नाउ इन्होंने ये नोटिस किया कि जो डॉक्टर्स राइट आफ्टर डूइंग पर और परफॉर्मिंग एन ऑटोप्सी डिलीवरी कराते हैं, ओके, डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं या फिर असिस्ट करते हैं डिलीवरी प्रोसेस में, उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो काफी बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स इवन आफ्टर परफॉर्मिंग एन ऑटोप्सी हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, उनके जो केसेस होते हैं फीमेल प्रेग्नेंट डिलीवरीज के, फीमेल डिलीवरीज के, उनमें मैटरनल डेथ जो है उसका प्रिवलेंस कंपेरेटिवली काफी कम था। तो इन्होंने ये एम्फेसाइज किया था कि हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट एडविन चैडविक, इन्होंने जो सैनिटेशन प्रोसेसेस होते हैं, सैनिटेशन पे काफी रिसर्च करी थी, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे कहते हैं द सैनिटरी कंडीशन ऑफ लेबरिंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ था 1848 में लंदन में। तो जॉन स्नो, मोस्ट रेलिवेंट फिगर इन आवर पब्लिक हेल्थ, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इन्होंने शू लेदर एपिडेमियोलॉजी की थी, जो कि क्या था, हाउस टू हाउस सर्वे था। जब कोलेरा का आउटब्रेक हुआ था लंदन में, तो इन्होंने एक स्मॉट मैप बनाया था जिसमें इन्होंने मार्किंग करी थी कि कहाँ कहाँ केसेस जो है वो ज़्यादा है, कहाँ पर कौन से केसेस हैं। उससे हमें ये पता चला था कि कोलेरा कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, और अभी भी एक टूरिस्ट स्पॉट है ब्रॉड स्ट्रीट पे, जिसे हम कहते हैं ब्रॉड स्ट्रीट पब, जिसको जब रिमूव किया गया था तो कोलेरा का आउटब्रेक जो है वो कंट्रोल हुआ था। तो अभी भी अगर आप जाएंगे उस स्पॉट पे, आप विजिट करेंगे, तो आप वहाँ पर एक हैंड पंप देख सकते हैं जिसे कहते हैं ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रीट पंप। ओके, चलो लास्ट वन, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने टर्म दिया था वैक्सीन, एडवर्ड चैनर ने टर्म दिया था वैक्सीनेशन, एंड लुइस पास्चर ने टर्म दिया था वैक्सीन। इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था पास्चराइजेशन, और 2 डिजीज की वैक्सीन भी इन्होंने डेवलप कराई थी, रेबीज एंड एंथ्रेक्स की। इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। राइट, सो दीज आर द फ्यू की कंट्रीब्यूटर्स इन आर फील्ड। चलिए अब एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है। एपी मीन्स होता है ऑन और अपॉन, डेमोस मतलब होता है पीपल, एंड लॉजी और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। ओके, सो दैट इज हाउ द टर्म एपिडेमियोलॉजी वाज बिल्ड। ओके, दीज आर ग्रीक वर्ड्स। नाउ बेसिक टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या क्या है, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन दी थी जॉन एम लास्ट ने 1988 में। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of health related states or events in specified population and the application of this study to control the health problems. Okay, so this was a very good definition. आप क्या एग्जाम्स में भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपकी आनी चाहिए। अब एपिडेमियोलॉजी को थोड़ा ब्रेक करते हैं। सबसे पहले स्टडी। स्टडी क्या होता है,
इसमें सर्विलेंस भी आता है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी आते हैं, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग भी आता है, एनालिटिक रिसर्च क्वेश्चंस भी आते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, पर्सन एंड प्लेस, टीपीपी। ओके, टीपीपी, टाइम पर्सन प्लेस। ओके, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, केमिकल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ये सारे जो है डिटर्मिनेंट्स है डिजीज के। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स कौन से होते हैं, डिजीज क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, बिहेवियर्स क्या है, पॉजिटिव हेल्थ स्टेट्स हो गए, नेगेटिव हेल्थ स्टेट्स हो गए, रिएक्शन टू प्रिवेंटिव रेजिम्स हो गए, प्रोविजंस जो हेल्थ सर्विसेज के, वो सारे हो गए हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन कौन सी है, अब जैसे कि मैं ऑक्यूपेशन लंग डिजीजेस की बात करूँ तो उसमें स्पेसिफाइड पॉपुलेशन कौन सी होगी, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल जो पीपल है जिनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को एनकाउंटर करना पड़ रहा है, सो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हो गए। तो ऐसी स्पेसिफाइड पॉपुलेशन कौन सी है जिन पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, हमारा एम क्या है पब्लिक हेल्थ का, कि हमें प्रमोट करना है हेल्थ को, प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर करना है। क्या, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरमेंट ऑफ हेल्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या एपिडेमियोलॉजी के, हमें इन्वेस्टिगेट करना है इटियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड मोड ऑफ इट्स ट्रांसमिशन, एक्सटेंट ऑफ डिजीज प्रॉब्लम को देखना कम्युनिटी में, नेचुरल हिस्ट्री और प्रोग्नोसिस देखना डिजीज का, इवेल्युएट करना है एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रिवेंटिव थेरेपेटिक मेजर्स क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी मोड्स क्या है, एंड एक फाउंडेशन बनानी है ताकि हम पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को बना सकें, डेवलप कर सकें एंड रेगुलेट कर सकें। तो क्या पार्ट्स हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इटियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज प्रॉब्लम इन कम्युनिटी, थर्ड नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, फोर्थ प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक मेजर्स को इवेल्युएट करना है, हेल्थ केयर डिलीवरी मोड्स को, एंड फाइव provide a foundation for developing public policy and regulatory decisions. These are the objectives of epidemiology. Now, कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, डिजीज फ्रीक्वेंसी, तो डिजीज की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको क्वांटिफाई करना है, मोर्टेलिटी के टर्म्स में करते हैं, मॉर्बिडिटी के टर्म्स में करते हैं। कौन कौन से टूल्स यूज में लेते हैं, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कौन सफर कर रहा है, कितने समय के लिए कर रहा है, कहाँ पर सफर कर रहा है, वो सारे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, इसमें हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, उसको वाई समझते हैं कि क्यों हो रही है डिजीज एंड कैसे हो रही है, हेल्थ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स हो गए, इटियोलॉजी हो गई, सब कुछ, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। नाउ यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पीएसएम में एंड आपको आपके एमसीक्यूज के लिए भी पता होना चाहिए। सबसे पहला, हिस्टोरिकली हम क्या राइज एंड फॉल जो डिजीज का वो स्टडी करते हैं ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शंस बना सकें। कम्युनिटी की डायग्नोसिस करते हैं कि भाई ये कितनी हेल्थ प्रॉब्लम है, मोर्टिलिटी क्या है, मॉर्बिडिटी क्या है कम्युनिटी के लिए, और कौन से ग्रुप्स ऐसे जो रिस्क पे है। इसी थर्ड इज प्लानिंग एंड वैल्यूएशन, इसमें क्या करते हैं हम, हेल्थ सर्विसेज क्या हमें प्रोवाइड करनी है या फिर जो अभी एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भी इवेलुएट करते हैं कि उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इवेलुएट करते हैं इंडिविजुअल की रिस्क और चांसेस। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स को ज़्यादा रिस्क है डिजीज की। ठीक है, और कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि इसका डिजीजेस के आउटकम को रेगुलेट करते हैं, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, या फिर ओवर क्राउडिंग हो गई, पुअर सैनिटेशन, और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। और इसके आगे और क्या है हमारे यूजेस एपिडेमियोलॉजी के, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, है ना, हम क्लिनिकल सिंड्रोम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्लिनिकल फिनोमिनन का अक्रॉस द पॉपुलेशन सेक्शंस, कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनमें सब क्लिनिकल डिजीजेस भी होती है जो हमें पता भी नहीं चलती काफी बार। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम डिजीज में मॉनिटर करते हैं ओवर टाइम अदर सारे कंट्रीज में, एंड फिर जो है उसका प्रोग्रेशन को स्टडी करते हैं। सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि कौन से ग्रुप्स ऐसे जो ज्यादा रिस्क पे हैं। ठीक है, क्या उनमें डिफरेंट होता है लिविंग कंडीशंस, या फिर उनको एक्चुअल प्रैक्टिसेस से रिलेट कैसे किया जा सकता है। तो ये 4 यूजेस और ये 3 यूजेस ये आपको पता होने चाहिए। नाउ मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, तो डिजीज फैलता कैसे, जो कंसेप्ट ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या है, डिजीज का ट्रांसमिशन प्रोसेस जब होता है जब इन्फेक्शियस एजेंट वो अपने रिजर्वायर को छोड़ के, ठीक है, या फिर होस्ट को छोड़ के एक पोर्टल ऑफ थ्रू पोर्टल ऑफ एग्जिट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू होते हुए पोर्टल ऑफ एंट्री में जाता है ससेप्टेबल होस्ट में। ठीक है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ चैन ऑफ इन्फेक्शन। क्या, एक इन्फेक्शियस एजेंट को अपना रिजर्वायर या फिर होस्ट को लीव करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है थ्रू पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू होके जाना होता है और एंटर करना होता है एप्रोप्रिएट पोर्टल ऑफ एंट्री टू इन्फेक्ट अ ससेप्टेबल होस्ट। ओके, now if we gonna talk about modes of transmission, I have divided these into few groups. The first one is direct transmission. डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सबसे पहला क्या पड़ेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो गया, म्यूकोजा टू म्यूकोजा हो गया। ठीक है, इसका एजेंट को क्या फायदा होता है, देखिए अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो एजेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसका जो इन्फेक्टिव डोज होगी वो कम डोज से भी काम चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे लेप्रोसी हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गए, आई इन्फेक्शन हो गए, एसटीडीज हो गए इंक्लूडिंग HIV। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेकंड इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट में क्या होता है कि जब जैसे मैं स्नीज कर रहा हूँ, कफ कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो है मैं अपने यहाँ से थोड़े से एक्सपेल करूंगा। ठीक है, ये
कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। कितना? 30 to 60 सेंटीमीटर रेंज है ये, ठीक है। उससे पहले, उसके बाद वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो साइज है ना, उसका भी बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर ड्रॉपलेट जो है उनका साइज मोर देन 10 माइक्रोन है, तो वो मेरी जो नोज है या फिर जो मेरी इननेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी है, उसके थ्रू ये फिल्टर हो जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स एक्चुअल अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लेस देन और इक्वल टू 5 माइक्रोन है, वो मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एंड डिजीज कॉज करते हैं। इसलिए जो लोग बिल्कुल पास में बैठे हैं, ओवर क्राउडिंग हो गया, लैक ऑफ वेंटिलेशन जहाँ पे हो गया, वहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से डिजीज में देखने को मिलता है? पर्टुसिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इरप्टिव फीवर्स, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, टीबी, ठीक है। ये कुछ डिजीज के एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लेप्टोसी, लेप्टोस्पायरोसिस, स्किन आई इन्फेक्शंस और एसटीडी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पर्टुसिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इरप्टिव फीवर्स, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया एंड टीबी। नाउ कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ठीक है। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सॉइल में ही रहते हैं, ठीक है। अगर उनसे असली आपका जब सॉइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो वो डिजीजेस आपको हो जाती है, क्योंकि वो एजेंट्स जो सॉइल से आप तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, बुकवॉर्म लार्वे एंड टिटनेस। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब है क्या है? वो जो एजेंट है उसको डायरेक्टली इनोकुलेट किया गया है आपके स्किन में या फिर म्यूकोजा में। जैसे रेबीज, रेबीज में क्या डॉग बाइट हुआ, डायरेक्टली जो सलाइवा था डॉग का, उसमें रेबीज वायरस जो एग्जिस्ट करता है, तो आपकी स्किन या म्यूकोजा में आ गया। दिस इज रेबीज, डायरेक्ट इनोकुलेशन। एंड अदर एग्जाम्पल इज हेपेटाइटिस बी। Then there is something called transplacental or vertical. Vertical means from mother to child. This is vertical transmission. What happens is, ये जो एजेंट्स होते हैं ये मदर के थ्रू चाइल्ड में चल जाते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा से होते हुए, ठीक है। तो ये एजेंट्स कौन कौन से हैं? टॉक्सोप्लाज्मिक गॉन्डी, रुबेला, सीएमबी, हर्पीज वायरस, ओके। उसके अलावा सिफिलिस भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, एचआईवी भी होता है। कुछ नॉन लिविंग एजेंट्स जैसे कि थैलिडोमाइड, एक ड्रग है थैलिडोमाइड, ठीक है, ये भी होता है। और उसके अलावा डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रॉल, ये भी एक ऐसा ड्रग है जो कि आप तो प्लेसेंटा से होते हुए फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो सकता है। टॉर्च, वी हैव टू रिमेंबर दिस टॉर्च एजेंट। टॉर्च इज टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी, रुबेला, सीएमवी एंड हर्पीज, ओके। So this was about transplacental. Now, once we have completed the direct transmission, that is direct contact, droplet infection, then contact with soil, inoculation and transplacental. Now we will talk about indirect transmission. Indirect transmission में क्या होता है ना, कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको व्हीकल्स या फिर वेक्टर्स की नीड होती है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि भाई उसको व्हीकल की जरूरत है या वेक्टर की जरूरत है? ये उसकी एबिलिटी टू सर्वाइव इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो चाहे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारी चीजें जो फैक्टर्स होते हैं उसमें वो कितना एजेंट सर्वाइव कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हमें 5 Fs याद रखने हैं: फ्लाइज, फिंगर, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। क्या क्या हो गया? 5 Fs: फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड, ओके। नाउ लेट्स लुक एट दिस टेबल। व्हीकल बॉर्न, व्हीकल बॉर्न में क्या होता है? जो एजेंट है उसको किसी व्हीकल की नीड है, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, ब्लड हो गया, सीरम, प्लाज्मा, टिश्यू, ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है। उस व्हीकल के टाइम भी जो इन्फेक्शियस एजेंट है मल्टीप्लाई कर सकता है या फिर नहीं मल्टीप्लाई कर सकता है। तो जब मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, अगर वो फूड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब तक मैं फूड को खा रहा हूँ, ओके, या फिर उस फूड में भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी इन्फेक्शियस डोज भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यही अगर मैं हेपेटाइटिस ए की बात करता हूँ, तो हेपेटाइटिस ए का वायरस जो है, जो कि वाटर में है, ठीक है, वो वहां पर मल्टीप्लाई नहीं करता, बस जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट व्हीकल बॉर्न। एग्जांपल: एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, कोलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया एंड सिफिलिस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न में क्या होता है? एजेंट जो है किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है फ्रॉम रिजर्वायर होस्ट टू द नेक्स्ट होस्ट या फिर ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। जैसे कि फ्लाइज करते हैं, कॉकरोचेस करते हैं, ठीक है। दिस इज अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसमिशन। देन वेक्टर बॉर्न, ठीक है, बायोलॉजिकली, ठीक है। मैकेनिकल में मतलब मैंने क्या बताया आपको कि बस वो पासिव पैसिवली एजेंट जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे फ्लाइज और कॉकरोचेस के थ्रू गया। बायोलॉजिकल में क्या है? अलग अलग तरीके की साइकिल है, जैसे कि प्रोपोगेटिव। प्रोपोगेटिव का मतलब क्या है? जो एजेंट है अपने वेक्टर में मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि प्लेग में, रेड फ्ली में, ठीक है, या सीनिया पेस्टिस, या फिर येलो फीवर और ईडीज में, ठीक है। सो फिर सेकंड होता है साइक्लोप्रोपोगेटिव। साइक्लोप्रोपोगेटिव में क्या होता है? जो एजेंट होता है वो मल्टीप्लाई भी करता है और उसका फॉर्म में भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे मलेरिया, इन मलेरिया जिसका वेक्टर है एनोफिलीज, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, उसका वेक्टर एनोफिलीज, ठीक है, उसमें पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर साइक्लो डेवलपमेंटल, साइक्लो डेवलपमेंटल में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि फिलेरिया में, क्यूलेक्स में, वेक्टर क्यूलेक्स में, गिनिया और साइक्लोप्स में, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ना, ये कैसे ट्रांसमिट करता है? अगर हम जैसे मलेरिया की बात करें, मलेरिया में क्या है? वो फीमेल एनोफिलीज जो होती है वो बाइट करती है। तो और भी चीजें होती है, जैसे बाइटिंग हो गया, रिगर्गिटेशन हो गया, स्क्रैचिंग हो गया, टू इन्फेक्टिव फीसेस हो गया, या फिर बॉडी फ्लूइड कंटेमिनेशन हो गया,
ऐसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज स्प्रेड करती है। ठीक है ना। एयरबॉर्न में क्या है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं। अभी हमने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, अभी हम ड्रॉपलेट न्यूक्लिया की बात कर रहे हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लिया क्या होता है, ये बेसिकली ड्राइड रेसिड्यूज होते हैं जो कि बहुत छोटे साइज के होते हैं, लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं ये काफी ज्यादा टाइम तक एयर में सस्पेंड रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे कोई कारपेट है एंड मैं डस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब कारपेट की डस्टिंग करूंगा तो अगर ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है जो मैंने मेरे से निकले किसी और से, तो वो एयर में बहुत लंबे टाइम तक स्प्रेड रहते हैं डस्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ड्रॉपलेट न्यूक्लियर ट्रांसमिशन का, मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू फीवर हो गया। डस्ट में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफेलोकोकस हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, फंगल स्पोर्स हो गए। ठीक है, फिर एक होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिशन उनके 48 आवर्स के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है हॉस्पिटल में, दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, वो भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से कॉज हो सकता है। देन फोमाइड बॉन्ड, फोमाइड्स क्या होता है, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरी पेंसिल हो गई। ठीक है, एप्पल पेंसिल हो गई, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया। ठीक है, टाल्स हो गए, कप्स हो गए हैं, एंड सिरिंजेस हो गई, जो कि इन्फेक्टेड है थ्रू इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस। ये भी डिजीजेस कॉज कर सकता है। अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैंने इस पेंसिल को टच किया, तो इफ आई पास ओवर दिस पेंसिल टू द नेक्स्ट पर्सन, ही और शी माइट सफर फ्रॉम द डिजीज। ओके, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होगा, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डाइसेंट्री हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, एंड अदर फ्यू ऑफ द अदर स्किन इन्फेक्शंस। नाउ मोस्ट कॉमन हमारे हाथ। ठीक है, अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, इसलिए हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मीडियम होता है जिससे हम पैथोजेंस को फूड या फिर डायरेक्टली फ्रॉम हैंड टू माउथ, मैं ऐसे खा रहा हूँ, ये मेरे हाथ से मुंह में आ गया। ठीक है, इससे ये कब होगा, जो हमारी ऑफकोर्स हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी, लैक ऑफ हाइजीन होगी। ठीक है, तब ये होता है। इसके एग्जांपल क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हो गए, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शंस हो गए, डिसेंट्री हो गए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। आई वांट यू गाइस टू रीड। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएसएम में। ठीक है, क्योंकि पीएसएम में क्या होता है, मोस्टली जो काफी सारे स्टफ है, इट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस ऑफ डेली डे टू डे लाइफ प्रैक्टिसेस, तो वो तो आप लिख लेते हैं, लेकिन आपके आंसर में जब आप एग्जाम्पल्स मेंशन करते हैं, उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको ये कंसेप्ट प्योरली आता है अच्छे से। ठीक है, एक ट्रांसमिशन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। ये भी एक तरीके का वर्टिकल ट्रांसमिशन है, लेकिन इन वेक्टर्स। ठीक है, अभी हमने ट्रांसपेसेंटल पढ़ा था जिसमें मदर टू चाइल्ड हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ ये वेक्टर में हो रहा है, ट्रांस ओवेरियल। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन इन वेक्टर्स। ठीक है, एक होता है ट्रांसस्टेडियल। ट्रांसस्टेडियल क्या होता है, जिसमें वेक्टर अपनी फॉर्म में चेंज हो रहा है फ्रॉम निम्फ टू एडल्ट स्टेज, दैट इज ट्रांसस्टेडियल। तो ट्रांसओवेरियल हमने पढ़ लिया वर्टिकल ट्रांसमिशन इन वेक्टर्स, एंड ट्रांसस्टेडियल हमने पढ़ लिया जिसमें जो वेक्टर है वो अपने उसका डेवलपमेंट हो जाता है फ्रॉम निम्फ टू एडल्ट स्टेज। Now, let's talk about natural history of disease. Definition क्या है कि डिजीज की प्रोग्रेस क्या हुई है इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन एब्सेंस ऑफ एन इंटरवेंशन। मतलब अगर कोई इंसान डिजीज से सफर करता है और मैं उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करता, मैं उसको ना मेडिसिन देता हूँ, ना मैं उसको डायग्नोसिस करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो उस डिजीज में पूरा प्रोग्रेशन उस इंसान में कैसा होगा। ठीक है, ये कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, बेस्ट होती है कोहार्ट स्टडीज। ठीक है, जिसमें हमें कॉजल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर क्रिटिकल फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नाउ फेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पाथवे क्या है, सबसे पहले प्री पैथोजेनेसिस फेज। इसमें क्या है ना, एजेंट अभी तक होस्ट में एंटर नहीं किया। अभी होस्ट किसकी बात कर रहा है, ह्यूमंस की। ठीक है, तो एजेंट अभी तक मेरी बॉडी में नहीं आया, दिस इज प्री पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, सेकंड इज पैथोजेनेसिस फेज। इसमें क्या हुआ, एजेंट ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट, जैसे कि मैं अगर ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट हूँ तो एजेंट मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है टिश्यूज में भी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है अभी तक मेरे सिम्टम ना आए। ठीक है, अभी तक इंक्यूबेशन पीरियड क्रॉस नहीं हुआ, अभी सिर्फ एजेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, जब ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देता है, उसके बाद मेरे अंदर विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स और इलनेसेस आते हैं। इसलिए हमने जो पैथोजेनेसिस फेज है उसको अर्ली एंड लेट पैथोजेनेसिस में डिवाइड कर रखा है। द थर्ड वन इज फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, आइदर आई विल रिकवर और आई विल लीड इनटू क्रॉनिक स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी डिफेक्ट और आई माई एंड अप दैट। ओके, तो रिकवरी हो सकती है, या फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है क्रॉनिकली, या फिर मेरी डेथ हो सकती है। ये कुछ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पाथवे ऑफ डिजीज। सबसे पहले पैथोजेनेसिस, एजेंट अभी इन्वायरमेंट में ही है। ठीक है, होस्ट में एंटर नहीं करा है। देन पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज में भी दो है, अर्ली एंड लेट। पहले जब वो एंटर करता है तो मल्टीप्लाई करता है, उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल होराइजन। इसके बाद जो है सिम्टम्स आने लगते हैं, विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेट पैथोजेनेसिस का पार्ट होता है। ठीक है, फाइनल आउटकम क्या हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, या फिर क्रॉनिक स्टेट में लैंड कर सकते हैं, या फिर डेथ हो सकती है। नाउ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, इस पे तो क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, एक्शंस हैं जिसमें हम एड कर रहे हैं ताकि हम इरेडिकेट कर सके, एलिमिनेट कर सके, या फिर मिनिमाइज कर सके इंपैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले किसने दिया था कंसेप्ट, लीवेल एंड क्लार्क ने। ठीक है, सो सबसे पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि मैं रिस्क फैक्टर्स से भी पहले अगर प्रिवेंशन करने की कोशिश करूं, इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स को ही इनिबिट कर दूं, दैट इज प्राइमोडियल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग,
एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना उनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन की। मैं बचपन में ही अगर डाइट के बारे में बता दूं अच्छे से बच्चों को, स्मोकिंग नहीं करने दो, सो उनको क्या एडल्ट के हुड में जाके ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, वो नहीं होगी। तो मतलब मेरे को रिस्क फैक्टर्स को ही एलिमिनेट करना है, स्मोकिंग को एलिमिनेट करना है, ठीक है, पुअर डाइटरी हैबिट्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन, जिसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड सेकंड वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है कि रिस्क फैक्टर्स तो है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिजीज ना हो, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट, बट आई एम ट्राइंग टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज और रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजीज, ठीक है। इसमें क्या आएगा, हेल्थ प्रमोशन, जैसे कि मैं एजुकेट करूँ, इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताऊँ, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस करूँ, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस हो गया, स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन हो गए, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गए। WHO के एम क्या करता है, पॉपुलेशन या फिर मास स्ट्रेटेजी पे। इसमें क्या है, जैसे कि सबको बता देंगे, WHO ने मास मास मीडिया के थ्रू बताया कि अगर आप सॉल्ट का इंटेक कम कर देंगे तो आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। हाई रिस्क स्ट्रेटेजी क्या होती है, जिसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव केयर दिया जाते हैं उन लोगों को जिनको स्पेशल रिस्क है, ठीक है। तो दैट इज हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। सेकंड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम डिजीज हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोग्रेशन जो है ना उसको हॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ताकि ना आए। मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, डिजीज हो रखी है लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन बिल्डअप नहीं होने देना चाहता। क्या हो सकता है इसका इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अगर किसी डिजीज को हम अर्ली फेज में ही डिटेक्ट कर लें बहुत जल्दी, ठीक है, थ्रू स्क्रीनिंग, केस फाइंडिंग्स, ठीक है, तो हम उसका प्रोग्रेशन जो है वो हॉल्ट कर सकते हैं या फिर स्लो डाउन कर सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। बेनिफिट क्या होता है, जब हम डिजीज के प्रोसेस को अरेस्ट कर लेते हैं तो हम इरिवर्सिबल सिचुएशन आने से पहले चीजों को संभाल लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबिलिटी जो है ना उसको रिवर्स कर लेते हैं और थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए भी प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करते हैं। देन इज टर्चरी प्रिवेंशन। अब क्या है कि डिजीज काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, अर्ली स्टेजेस से आगे पहुंच चुके हैं, और जो इम्पेयरमेंट है वो या तो परमानेंट हो गया या फिर इरिवर्सिबल हो गया, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे जो इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटीज है, उनको थोड़ा कम कर सकूँ। वो आ तो चुके हैं, इरिवर्सिबल है, अब वापस में रिवर्स नहीं कर सकता प्रोग्रेशन को, लेकिन मैं जो इसके रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है उनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या इंटरवेंशन होंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। देन ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आया, दैट इज क्वार्टरनरी प्रिवेंशन। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि, या फिर उनको डिटेक्ट करते हैं जो कि ओवर मेडिकलाइजेशन के रिस्क पे है, ठीक है। कई कई लोगों को हम क्या बहुत ज्यादा मेडिसिन ले लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, हमें उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। एंड ऐसे इंटरवेंशन सजेस्ट करने हैं जो कि एथिकली एक्सेप्टेबल हो। दिस इज क्वार्टरनरी प्रिवेंशन। तो आजकल इस पे भी क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ दिस इज अ टेबल। प्राइमोडियल रिस्क फैक्टर भी नहीं याद देंगे। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड मास लेवल। प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स है, डिजीज नहीं होने देंगे, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज में कर लेंगे हम, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। टर्शरी लेट स्टेज ऑफ डिजीज, इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। हमें हमारे टारगेट पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए कि हम ये प्रिवेंशन किस पे करते हैं। प्राइमोडियल किस पे करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्टेड ग्रुप्स। प्राइमरी किस पे करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्टेड ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल पे। सेकेंडरी किस पे करते हैं, पेशेंट्स में ऑलरेडी डिजीज फ्लरिश कर चुकी है लेकिन हम अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। टर्शरी हम पेशेंट्स पे करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ही आ चुके हैं। आइसबर्ग फिनोमिनन, इस पे तो क्वेश्चन आता ही है, हम सब ने ये हमारी यूजी में पढ़ाई है, इस पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। आइसबर्ग फिनोमिनन क्या होता है, कुछ ऐसे डिजीज होती है जिसमें सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है ना, उन केसेस को भी ढूंढना, ठीक है। सो दिस इज आइसबर्ग फिनोमिनन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो क्लिनिकल डिजीजेस हैं उसमें तो क्या है ना, केसेस इसलिए मिल जाता है, हमें केसेस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अनसीन केसेस हैं जो कि हमें नहीं दिखती हैं। वो क्या होता है, सबमर्ज पार्ट, ठीक है। जो विजिबल पार्ट है दैट इज क्लिनिकल केसेस, एंड सबमर्ज पार्ट है दैट इज अनसीन केसेस, ठीक है। तो हमें इनको भी डिटेक्ट करना है, ठीक है। जो बिलो वाटर है हमें नहीं दिख रहे, पानी के नीचे का हमें नहीं दिख रहा, दीज आर अनसीन केसेस, सबमर्ज पार्ट। एंड जो वाटर लेवल के ऊपर है वो विजिबल पार्ट है जो कि दिख जाता है, जो कि क्लिनिकल केसेस होते हैं, क्योंकि जो भी ये डिजीजेस होती हैं इसमें सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं और पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है, डॉक्टर को कंसल्ट कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें क्या होता है, कैरियर्स हो गए, सब क्लिनिकल केसेस, वो स्प्रेड कर रहे हैं डिजीजेस को कम्युनिटी, लेकिन वो दिख नहीं रहे क्योंकि उनके सिम्टम्स इतने विजिबल नहीं है, ठीक है, या फिर सब क्लिनिकल है या फिर कैरियर है। अब इस आइसबर्ग फिनोमेनन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि रेबीज, रूबेला, मीजल्स, टिटनस। इसमें क्या होगा, ये डिजीजेस जब होती हैं तो सिम्टम्स दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल पार्ट में ही जाएंगे, क्लिनिकल जो विजुअल पार्ट है उसमें ही जाएंगे, इसलिए ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। ये ऐसी डिजीज हैं जो कि आइसबर्ग फिनोमेनन नहीं शो करती है, क्योंकि रेबीज है तो रेबीज में हाइड्रोफोबिया हो गया या फिर नॉइज से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, लाइट नहीं ली जा रही, ये सारी चीजें दिखेगी ही दिखेगी अगर पर्सन रेबीज से सफर करेगा। रूबेला है तो स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। मीजल्स है तो भी स्पॉट्स दिखेंगे, कॉप्टिक स्पॉट्स एंड एवरीथिंग, वो मीजल्स में पता चलेगा ही चलेगा। टिटनेस है तो स्पाज्म आएंगे ही आएंगे,
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इसलिए ये डिजीजेस के जो एक्सेप्शन है आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज, रूबेला, मीजल्स एंड टिटनेस, ये आइसबर्ग फिनोमेनन के एक्सेप्शन हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। विजिबल पार्ट डिनोट्स द क्लिनिकल apparent cases of disease. Submerged part below water level denotes the latent, subclinical, undiagnosed and carrier states. स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ना, ये हमें सबमर्ज पोर्शन में जो डिजीज है, हिडन केसेस है, उनको ढूंढने का काम आता है। तो हम क्या चाहते हैं, जो सबमर्ज पोर्शन है वो जितना कम हो सके उतना कम हो जाए। एक्सेप्शन क्या है, रेबीज, रूबेला, मीजल्स एंड टिटनेस। नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को अगर ऐसे में बनाओ, ठीक है, तो ये एक हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आएगा ना वो आएगा पॉजिटिव हेल्थ, बेटर हेल्थ, ठीक है, और इसके नीचे जो आएगा सिकनेस, माइल्ड सिकनेस एंड सीवियर सिकनेस एंड डेथ, ठीक है। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। सो दैट वाज द सेकंड एपिसोड इन दिस सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आते हैं एंड अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू।